हाय गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप और आपका परिवार मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से पूर्णतः स्वस्थ हो। लोग गाइस, इसके पहले के हमारे जो 3 लेक्चर हैं सॉल्यूशन यूनिट से रिलेटेड, इससे ठीक पहले के 2 लेक्चर मतलब सॉल्यूशन यूनिट के प्रीवियसली 2 लेक्चर में टाइम्स कोड अवेलेबल हैं, जो मैं आप लोगों को संभवतः बताना भूल गया था। आपको जिस पोर्शन से रिलेट करना है, आपको जिस पोर्शन से प्रॉब्लम है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए, हमारा वीडियो लेक्चर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। रही बात हमारे प्रीवियस लेक्चर के बारे में, तो प्रीवियस लेक्चर के लंबे होने के पीछे कुछ रीजंस ये भी रहे हैं बेटा कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। मैं नहीं चाहता था कि उन चीज़ों की लिंक को किसी भी तरह से तोड़ूं, पर फिर भी स्टूडेंट्स के सजेशन और बाकी मेरी टीम के सजेशन से मुझे लगा कि मुझे थोड़े से वीडियो को शॉर्ट करना चाहिए, तो इसलिए आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन से रिलेटेड सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की मेथड देख ली। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चल रहे थे, जिनमें से 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को बताना थी वो ये था कि ये सभी लेक्चर में सिंबल्स का काफ़ी यूज़ है, इस कारण ये सभी लेक्चर इंटरकनेक्टेड है। अगर सिंबल से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस होती है या अगर आप फेस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेरा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, और वो ज़रूरी भी है ताकि पूरी की पूरी यूनिट आपके दिमाग में बेहतर तरीके से आ जाए। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डील करते हैं हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यह है हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए भाई, हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करी, जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो थी P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB, जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने पता करा कि वेपर प्रेशर का रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के साथ ठीक उल्टा होता है। यदि अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसी कारण हम लोगों ने अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन की। अब हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर से कनेक्टेड था, उस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर से किस तरह से कनेक्टेड होता है। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भाई? जब भी आप कोई लिक्विड लेते हो और उस लिक्विड को फ्रीज करने जाते हो तो वो लिक्विड काय में चेंज हो जाता है? सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसके लिए फिर वैसा कि वैसा एक एक्सपेरिमेंट फिर लिया हम लोगों ने। क्या? एक थर्मामीटर लेके हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर डाउन करना शुरू करा। जैसे ही टेम्परेचर हम डाउन करेंगे तो देखिए भाई, टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। और वेपर प्रेशर कम होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब भी किसी लिक्विड को हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फ्रीज करते हैं, तो फ्रीज करने के बाद उसका वेपर प्रेशर नेग्लेक्ट हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। बट कम हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है। मतलब किसी भी लिक्विड की सॉलिड स्टेट का कुछ तो वेपर प्रेशर होता है और वो वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। जब हम किसी लिक्विड को ठंडा करना शुरू करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होता है। और जब उसका वेपर प्रेशर कम होते होते उसी लिक्विड की सॉलिड स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर होता है उस वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो हमारा लिक्विड क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। और ऐसा टेम्परेचर जब किसी
लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है उसी लिक्विड की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के, तो ऐसा टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में एक ऐसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो टेम्परेचर लिक्विड के वेपर प्रेशर को कम करते करते उसी लिक्विड की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर कर दे। अब देखते हैं हम लोग कि भाई जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम हो ही जाता है, और चूंकि हमको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो वेपर प्रेशर तो हम लोगों को भी कम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ के थ्रू बात कर लेते हैं। दो ग्राफ बनाएंगे हम लोग। चलिए, ये हो गया भाई हम लोगों का पहला ग्राफ और ये हो गया दूसरा ग्राफ। देखिए, इसके पहले जिस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए दो ग्राफ बनाए थे उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी दो ग्राफ बनाएंगे। वहां पर याद कीजिए कि एक वेपर प्रेशर ऐसा था जो फिक्स था, वो था एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और यहाँ पर हम जिस लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं उस लिक्विड का सॉलिड स्टेट का प्रेशर हमेशा फिक्स रहेगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर की तरह। तो हम थोड़ी सी देर के लिए लिक्विड के इस वेपर प्रेशर को, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये जो प्रेशर है ये ठीक है। अब जरा इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। तो भाई देखिए ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट जो कि बदलता नहीं है। अब शुरुआत क्या हुई, सबसे पहले हम लेते हैं हमारा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और जैसे ही ये प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो इस प्योर सॉल्वेंट का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बार तो गर्म करना नहीं है, फ्रीज करना है। हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो टेम्परेचर को ले लेते हैं भाई एक लाइन पे। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या कम होगा, इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो एक लाइन में ले लेते हैं प्रेशर को। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं हमारे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है, और फाइनली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर ये, इसको मान लेते हैं अभी T1 टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर जो है इस सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और हमारा ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये फ्रीज हो जाता है। आप ध्यान से देखिए, प्योर सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए अभी इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं यहाँ पर P1 था, अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो बनने वाले सॉल्यूशन का, इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ प्योर सॉल्वेंट के लिए है और ये वाला ग्राफ बेटा सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, ये देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया, सॉल्वेंट बनाया, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूशन। एक बात तो हम लोगों के दिमाग में क्लियर है और क्लियर होना भी चाहिए कि भाई जैसे ही प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर में इसी कमी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो देखिए ये रहा आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो ये वेपर प्रेशर कम हो जाता है, कम हो जाता है तो मान लेते हैं कि ये वेपर प्रेशर डाउन हो गया, कम हो गया, कम हो गया। जबकि आपका T1 टेम्परेचर के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी। अब जैसे ही वेपर प्रेशर कम हो गया तो कितना कम हो गया, ये आपका वेपर प्रेशर P1 से P2 गिर गया, मतलब आपका इतना वेपर प्रेशर के अंदर ये कमी हो गई, और यही वेपर प्रेशर में होने वाली कमी, चलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, यही है रिलेटिव लोअरिंग। जैसे ही वेपर प्रेशर में कमी हो गई तो अब ये आपका वेपर प्रेशर टेम्परेचर के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सॉलिड स्टेट की वेपर के साथ कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा, यहाँ पर, ये नया टेम्परेचर। अब ये वाला पॉइंट इस टेम्परेचर पर इंटरसेक्ट करता है T2 टेम्परेचर। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका T1 टेम्परेचर क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। जबकि अब यहाँ पर आपका सॉल्यूशन जो बन गया है वो सॉल्यूशन कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, T2 पर। तो आपका ये T2 क्या हो गया, T2 आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और बताइए कि T1 और T2 में क्या रिलेशन है। T2 जो है वो T1 से कम है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, पहले आपका सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा था, अब बनने वाला सॉल्यूशन उससे भी कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। मतलब यदि अगर हम यहाँ पर मान लें कि भाई ये वाटर है, वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है तो उसके अंदर यदि अगर हम शक्कर डाल देते हैं नॉन वोलेटाइल या नमक डाल देते हैं तो अब वाटर 0 डिग्री पर फ्रीज ना होकर 0 से भी कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, मतलब या तो -1 पे या -2 पर, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जितना वेपर प्रेशर कम होता है उतना ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ भाई कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाला चेंज है, और इसके लिए मैं यहाँ पर F लगा देता हूँ। जितना वेपर प्रेशर कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही कम होता है। उतना कम होता है से मतलब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक रेशो की, एक क्वांटिटी की, एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा कम होगा, वेपर प्रेशर यदि 3 कम होता है, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी के अनुपात में क्या हो जाएगा, कम होगा। वेपर प्रेशर 4 कम होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी और कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा कम होता तो फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से फिर एक रिलेशन निकलता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर हमारे पास एक डेरिवेशन बन जाएगा कि भाई देखिए हमारे पास क्या है, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारा जो डेल्टा TF है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0A माइनस PA अपॉन P0A, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं, लगा देते हैं एक कांस्टेंट, ठीक है। इस पूरी क्वांटिटी को, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो किसके बराबर होती है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, तो हम लिख देते हैं XB। अब हम लोगों को पता है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा कि XB का फार्मूला क्या होता है बेटा, NB अपॉन, यही डेरिवेशन फिर से रिपीट हो रहा है, जो डेरिवेशन लास्ट टाइम हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था वही डेरिवेशन फिर से रिपीट हो रहा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम NB को नेग्लेक्ट कर देंगे Na के रिस्पेक्ट में। फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, NB अपॉन Na। NB और Na के फार्मूले भी आप लोगों को पता है। NB क्या होता है, WB अपॉन MB, while Na stand for WA upon MA. Putting the value of Na and NB in equation, we will get WB upon MB into MA upon WA। फिर वही काम करेंगे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। क्या काम किया था हम लोगों ने, सॉल्वेंट के मोलर मास को कांस्टेंट के साथ में ले लेते हैं और बाकी क्वांटिटी को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि बाकी क्वांटिटी शो करती है किसे, मोलेलिटी को। यदि अगर सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में लिया जाए तो इतनी क्वांटिटी किसको शो करेगी, मोलेलिटी को। K कांस्टेंट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का कांस्टेंट है, दोनों की जगह पर एक नया कांस्टेंट जिसे हम बोल देते हैं KF, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, मोलेलिटी के। और आप देखेंगे कि दोनों ही के डेरिवेशन में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूँ, मोलेलिटी। जबकि इसके पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों का डेरिवेशन क्या निकला था, डेल्टा T, F की जगह पे सिर्फ B था, बाकी सब कुछ वैसा की वैसा था। तो आप समझिए कि कितना आसान है दोनों के डेरिवेशन, ठीक है। तो भाई कुल मिला के देखिए, डेरिवेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछले डेरिवेशन की तरह ही सेम डेरिवेशन है। कारण क्या है, कारण सिर्फ इतना सा है कि हमें अगर ये वाली बात पता हो जाए
कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट से भी होता है और फ्रीजिंग पॉइंट से भी होता है। हमें पता है कि जी हम ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अगर किसी सॉल्यूशन का या किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसको हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा। यदि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, जिसे हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ा। ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे ही आप ये बता पाते हो कि भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आप बताते हो, डेरिवेशन आपका इजी हो जाता है। देखिए उधर भी एक कांस्टेंट था के बी बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यहाँ पर के एफ है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। इसे हम बोलते हैं मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट या फिर बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हो आप मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है गाइस। सोचा था कि अगर आज समय होता, वैसे संभावना तो कम ही थी, अगर समय होता तो हम चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर उसे भी कवर करते हैं, पर समय की कमी के कारण अभी फिलहाल हम इन्हीं 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आकर रुकते हैं। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है अगले लेक्चर के साथ कवर करेंगे हम। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। थैंक यू, गुड बाय। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हर बार की तरह कमेंट्स बॉक्स हमेशा खुला है। डेमोक्रेटिक देश है हम लोगों का, डेमोक्रेसी को फॉलो कीजिए। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा। बाकी जो भी होता है, जैसा भी होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सारे डाउट्स के साथ में और कुछ नई बातों के साथ में। टिल देन, थैंक यू।